नाम अली अंसर है और मैं कनाडा से हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ फार्म हाउस गया था जहाँ हम यूजुअली जाते हैं हर वीकेंड पर। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे फार्म हाउस के सामने एक घर है जो कई सालों से बंद है। आज उस घर में रात के वक्त हमें कुछ आवाज़ें आई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि चलो देखते हैं ये कैसी आवाज़ें। हम फार्म हाउस से निकले और थोड़ा सा करीब गए कि हमें लगा कोई छत पर चल रहा है। उस स्ट्रीट पर कोई लाइट नहीं है, शदीद अंधेरा था, लेकिन उस घर के बाहर बल्ब था जो कि आज से पहले बंद था, पर आज वो जल बुझ रहा था। हम थोड़ा और करीब गए तो देखा कि एक अजीब सी औरत जिसके लंबे बाल थे और आंखों से अजीब सी रोशनी आ रही थी और वो जोर जोर से हंसने लगी। हमारी एकदम जान निकली और हमने वापस फार्म हाउस की तरफ दौड़ लगा दी। हमारा फार्म हाउस हमारे घर से काफी दूर था तो हम घर को रवाना नहीं हो पाए। हमने सारी रात दुआओं में गुजारी। एक रात तो यहीं गुजर गई। सुबह हमने देखा कि उस घर के पास एक गोरा था जिससे हमने पूछा कि इस घर में कोई शिफ्ट हुआ है क्या। उस आदमी ने बहुत हैरत से जवाब दिया कि ये तो पिछले 20 साल से बंद है। तो हमने उसको कल रात का वाकया बताया। उसने बड़े हंसते हुए लहजे में कहा, आर यू गाइस किडिंग मी? आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम फार्म हाउस में दोबारा चले गए। अब थी दूसरी रात। हमें अपने फार्म हाउस का दरवाजा खटकता हुआ महसूस हुआ। रात के 1 बजे थे। हमने खिड़की से बाहर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक से रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही हम बाहर निकले तो एक औरत ने हमें रोते हुए बताया कि उसके हस्बैंड ने 20 साल पहले उसे मार के उस घर की बेसमेंट में दफना दिया था और वो आज तक रोती है कि उसकी लाश ठीक से दफनाई जाए और उसके बच्चों को बताया जाए कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुन के हम दोनों एकदम अंदर भाग गए और डोर लॉक कर दिया। बाहर देखा तो औरत नहीं थी। अगली सुबह हम फार्म हाउस से रवाना हो गए। इस इंसिडेंट के बाद हम 2 रातें नहीं सो पाए। नेक्स्ट वीक मैं और मेरी वाइफ हिम्मत करके दोबारा फार्म हाउस गए। हमने एज यूजुअल सैटरडे और संडे फार्म हाउस पर गुजारे। सब कुछ ठीक रहा और हमें दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई। जब हम संडे नाइट को फार्म हाउस से रवाना हो रहे थे तो हमने उस घर पर नजर डाली तो सब कुछ ठीक था। हम मुतमईन थे कि शायद जो पिछली बार हुआ था वो शायद हमारा वहम था, लेकिन हमें निकले हुए 10 मिनट हुए कि जब मेरी वाइफ ने बैक मिरर में देखा तो पीछे हल्की हल्की स्मोक उठ रही थी। अब अल्लाह जाने कि वो किस चीज़ की स्मोक थी। जिस रास्ते से रोड हमारे घर को वापस जाती है वो बहुत सुनसान और घने दरख्तों से भरी हुई है। तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त था। आसपास इस रोड पर कोई नहीं होता क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फार्म हाउस एरिया आबादी से अलग ही बना होता है। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था हमने कार की बीम लाइट ऑन कर दी कि अचानक हमें वही औरत बहुत खौफनाक खुले में नजर आई। वो रोड के दरमियान में खड़ी हुई थी और हंस रही थी। ये देखते ही हम दोनों के होश उड़ गए और मैंने कार की जोर से ब्रेक मार दी। जब आगे देखा तो अब वो औरत गायब थी। यकीन माने वो वाकई वहां थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने होश में उसे वाकई देखा था। हम इतना डर गए थे, ना मेरी कार चलाने की हिम्मत हो रही थी और ना तो कार से उतरने की। मेरी वाइफ जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगी और थोड़ी देर तक हम वहीं शॉक में खड़े रहे। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। हमने हिम्मत करके अल्लाह का नाम लिया और सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद हमें अपनी कार की रूफ पर कोई आवाज महसूस की कि जैसे कोई चल रहा। हमें लगा इस वक्त हम शॉक में हैं तो हमें चीजें सुनाई दे रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। तो हमने इस बात को इग्नोर किया और बैक ऑफ द माइंड हम जानते थे कि कुछ गलत है। खैर हम अपने घर डरते हुए और दुआएं पढ़ते हुए पहुंच गए और वो रात फिर से बहुत बेचैन गुजरी। इस बार हम इतना डर गए थे कि हमने सोच लिया था कि वो फार्म हाउस हम सेल कर देंगे। 2 दिन बाद मैं कार की सर्विस के लिए मैकेनिक के पास गया तो उसने जो मुझे दिखाया वो यकीन करने के काबिल नहीं था। कार की रूफ पर बड़े बड़े इंसानी पाँव के डेंट थे, यानी कार की रूफ थोड़ी दबी हुई थी, पैरों के निशान की शेप में। ये देखकर मुझे वो हंसने की और रूफ पर चलने की आवाज़ें याद आई जो फार्म हाउस से वापसी के सफर में थी। मैं स्पीचलेस होकर कार मैकेनिक के पास ही छोड़कर घर टैक्सी लेकर भाग आया। ये बात मैंने जाकर अपनी वाइफ को बताई। हम दोनों को समझ आ गई कि ये वही औरत थी जिसने हमसे हेल्प मांगी थी और हमने इग्नोर कर दिया था। अब लगता है वो दोबारा हमें अपनी मौत की स्टोरी बताना चाहती है। इस सारे वाक़े के बाद हमने सोच लिया है कि हम फाइनली उस फार्म हाउस और कार को सेल कर देंगे क्योंकि फैमिली फ्रेंड ने हमारी इस कहानी को सुनकर सीरियस नहीं लिया। पर सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं हमने क्या महसूस किया और क्या देखा। अब इस स्टोरी को टाइप करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस अनदेखी मखलूक से बचाए, आमीन। तो चलते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वदनान भाई, मेरा नाम मरियम है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मुझे आपकी स्टोरीज बहुत पसंद है। मैं रोज़ रात सोने से पहले आपकी स्टोरी सुन के सोती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँ जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आई है। हम लोग एक टाउन में रहते हैं। 15 साल पहले यहाँ पर आबादी ना होने के बराबर थी। सिर्फ चंद एक घर हुआ करते थे। हम लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ही छोटे मोटे वाक़यात हमारे साथ हो रहे हैं। हमने एक आलिम से पता करवाया था तो इन्होंने बताया कि इस घर में जिन्नात की एक पूरी फैमिली आबाद है। हमारा घर 400 गज पर बना हुआ है। हमारे घर के 4 फ्लोर्स हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर में पीछे की तरफ से एक गली निकलती है। हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती देखी हैं और बहुत सारी परछाइयाँ भी नज़र आती हैं आते जाते हुए। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे 5 चाचू हैं और हम लोग एक कमरे में बैठे हुए थे।
मेरी दो चाचियाँ आपस में बात कर रही थी और वो जिस कमरे में बैठी हुई थी वह गली से कनेक्ट था। तो मेरी एक और चाची हैं जिनकी एक बेटी है जिसका नाम शिजा है और इसकी उम्र 6-7 साल है। तो मेरी चाचियाँ देखती हैं कि शिजा कमरे में आती है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करती है। मेरी चाचियाँ इससे पूछती हैं कि तुम लोग आ गए हो क्या, क्योंकि वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन वो अपने ही काम में लगी हुई थी और वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो वापस मुड़कर 10-15 सेकंड खड़े होकर इनको देखती रहती है और फिर वो कमरे से चली जाती है। तो मेरी चाचियाँ काफ़ी हैरान होती हैं कि हम इसको इतनी देर से आवाज़ें दे रहे हैं लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रही। खैर वो इस बात को इग्नोर करती हैं कि बच्ची है और वो फिर से अपनी बातों में लग जाती हैं। इसके तकरीबन 2 घंटे बाद शिजा और इसके घर वाले वापस आते हैं। दरवाज़ा नॉक होता है और जब गार्ड दरवाज़ा खोलता है तो मेरी चाचियाँ ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि वो लोग तो सामने खड़े। तो मेरी चाचियाँ इनसे पूछती हैं कि क्या आप लोग घर आकर दोबारा कहीं गए थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो वो बताती हैं कि शिजा हमारे कमरे में आई थी और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। तो मेरे चाचू कहते हैं कि नहीं, शिजा तो हमारे साथ है और ये मेरी गोद में सो रही है। और इसी तरह हमारे घर में ही होता रहता है कि कोई किसी को किसी की शक्ल में नजर आता है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कि 2 मंथ पहले मेरी मम्मा के साथ एक वाकया होता है कि वो 3rd फ्लोर पर किचन में खाना बना रही होती है और वो देखती हैं कि बाबा हमारे कमरे के अंदर जा रहे हैं और मेरी मम्मा भी इनके पीछे पीछे कमरे में गई हैं। कमरे की लाइट बंद थी और मेरी मम्मा कमरे में गई हैं। तो इन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की तो कमरे में कोई नहीं था। इन्होंने वॉशरूम चेक किया, स्टोर रूम चेक किया, लेकिन वहाँ पर मेरे बाबा नहीं थे। और फिर मेरी मम्मा ने देखा कि बाबा नीचे से ऊपर आ रहे हैं। इनके हाथ में रोटियां थीं क्योंकि मम्मा ने रोटियां मंगवाई थी। इस तरह मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं अपनी बहन को एक कमरे में देखती हूँ और जब मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ तो मेरी बहन वहाँ बैठी होती है। तो मैं उससे पूछती हूँ क्या तुम उस कमरे में थी। तो कहती है नहीं, मैं तो इसी कमरे में बैठी थी। मैं 10 साल की थी, सर्दियों के दिन थे और मैं सो रही थी। तो मेरी 2-3 बजे के करीब आँख खुलती है। हमारे रूम में जो घड़ी थी इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी जिसमें हमें बस वो घड़ी नजर आती थी ताकि हमें टाइम का पता चल सके। और इसके बिल्कुल नीचे एक टीवी था। ये ग्राउंड फ्लोर की बात है, जब मेरा रूम नीचे हुआ करता था। तो जब मैंने टाइम देखा और मेरी नज़र टीवी पर गई तो वहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई थी जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और इसके बाल खुले हुए थे, जबकि इसका मुंह दरवाजे की तरफ था और वो दरवाजे को देख रही थी। मैं इसको देख रही हूँ और इसको आवाज़ दे रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है। मैं इसे बुलाती हूँ कि हानी, क्या तुम हो? रात के 3 बजे तुम वहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं देती। इस टाइम तो मैं भी छोटी थी और मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था। मुझे बस इनका हल्का सा फेस नज़र आ रहा था, वो भी ब्लर सा। जब वो मुझे कोई जवाब नहीं देती तो मैं हैरान होती हूँ। तो मैं अपने बेड से उठती हूँ और 2-3 कदम आगे लेती हूँ क्योंकि हमारा कमरा काफ़ी बड़ा था। तो बेड से दरवाजे तक का डिस्टेंस काफ़ी था और फिर वो एकदम हवा में गायब हो जाती है। और जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो इस टाइम मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं था कि मैं नींद में थी या मैं कोई ख्वाब देख रही थी। मैं बाकायदा 5 मिनट तक इसे देखती रही और जब मैं बेड से उठी वो तब भी मुझे नज़र आ रही थी। और फिर मैं अपनी बहन के साथ जाकर सो गई थी। इस तरह के बहुत से वाक़यात हमारे साथ होते रहते हैं। मैंने आपको जो पिछली गली बताई है वहाँ पर मैंने कई दफ़ा ब्लैक कलर की परछाइयाँ देखी, बहुत लंबा सा काला आदमी, और वो मेरे घर में काफ़ी लोगों को दिखा है। अभी मैं आपको जिस रूम में बैठकर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर रही हूँ इस रूम में भी वो आदमी काफ़ी दफ़ा दिख चुका है। मम्मा की कज़न है और एक दफ़ा वो रुकने के लिए हमारे घर आई थी और जब वो सो रही थी तो वो चिल्लाते हुए उठी कि इस घर में कुछ है। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में एक गार्डन है जिसमें एक हट टाइप सा बना हुआ है, वो पूरी गांव की लुक देता है। तो इन्होंने बताया कि मैंने देखा है कि इस हट में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, इसके हाथ में कुरान है और तस्बीहां हैं और इस हट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और वो बोल रहा है कि तुम लोग इस घर की सफाई रखा करो, हमें ज़्यादा शोर नहीं पसंद तो ज़्यादा शोर मत किया करो और अल्लाह वाले बनो। और जब मम्मा की वो कज़न आंखें खोलती हैं तो इनसे मूव नहीं हुआ जा रहा था। तो अदनान भाई ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये आज से 3-4 साल पुरानी है, जब हमारा अपना ज़ाती घर हुआ करता था जो हमें किसी वजह से सेल करना पड़ा और हमें एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। जिस घर में हमने शिफ्ट होना था वो हमारे मोहल्ले में ही था, 2-3 गलियाँ छोड़कर। लेकिन इस पूरी गली के अंदर ये मशहूर था इस घर के बारे में कि वो भूत बंगला और यहाँ पर जिन्नात है। ये वो बहुत सारी बातें करते थे लोग इस घर के बारे में। मुझे इन चीज़ों पर यकीन तो है लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों से डरा नहीं था। इस घर में शिफ्ट होने से तकरीबन 10-15 दिन पहले हमने जितना भी बड़ा सामान था इस घर में शिफ्ट कर दिया और बाकी जो ज़रूरत का सामान था वो इस घर में था जिसमें हम रह रहे थे। तो इस सामान के चक्कर में मैं इस घर में अकेला सोने के लिए जाता था। तो सामान शिफ्ट करने के दौरान मेरे कुछ दोस्त थे जो इसी गली के थे। मैंने इनसे काफ़ी दफ़ा कहा कि यार आ जाओ और मेरे साथ सामान शिफ्ट करवा दो, क्योंकि हम लोगों ने 1st फ्लोर पर और नीचे बच्चों का मिडिल तक स्कूल था। तो जो मेरे दोस्त थे वो गेट तक सामान लेकर आते थे और ऊपर नहीं आते थे।
क्योंकि हमसे पहले जो लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए थे इनके साथ काफ़ी मामलात हुए थे। कभी ऐसा होता था कि कोई किचन से इनको बर्तन उठाकर मारता था और वो दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकल आते थे। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग ऊपर तक नहीं आते तो मैं खुद ही सामान ऊपर रख लेता हूँ। इस दौरान मेरी मंगनी हो चुकी थी और मैं फ़ोन पर अपनी मंगेतर से बात किया करता था, तो इसलिए मैं घर वालों से कहता था कि मैं सामान की देखभाल कर लूँगा और मुझे एक स्पेस भी मिल जाएगी बात करने के लिए। इस घर में एक खिड़की थी जो कि गली में खुलती थी और इसके सामने एक घर था जो पिछले 20-22 साल से बंद पड़ा था और वो भी बिल्कुल खंडर हो चुका था। अदनान भाई, इस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आता था। बंदा इस घर की तरफ देखता था तो नज़र नहीं हटती थी इस घर से। वो घर इस तरह अपनी तरफ खींचता था इंसानों को। उस घर में बैठकर मैं पूरी पूरी रात फ़ोन पर बातें करता था। लाइट चली जाया करती थी तो मैं उठकर इस घर की खिड़की की तरफ चले जाता था, इस घर की तरफ भी देखता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत मजबूत दिल दिया, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। डर लगता था लेकिन कोई ऐसा डर नहीं लगता था कि वो मुझ पर हावी हो जाए। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे 2 दोस्त थे जो फारिग थे। मैंने इनसे कहा कि चलो यार मेरे साथ रात वहाँ गुजारो, हम लोग वहाँ गपशप करेंगे, लूडो खेलेंगे और फिर सो जाएंगे। तो वो लोग राज़ी हो गए और जिस दिन मेरे दोस्त मेरे साथ सोने के लिए गए, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मैं 6 से 7 दिन अकेला वहाँ सोने के लिए गया, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो जिस दिन मैं अपने दोस्तों को लेकर गया, मेरे उन दोस्तों को भी पता था इस घर के बारे में कि मेरे वो दोस्त थे जो इस मोहल्ले के नहीं थे, लेकिन इन्हें घर के बारे में पता था। तो वो लोग मेरे साथ सोने के लिए इस घर में चले गए और रात को ऐसे ही मेरे साथ मजाक करने लगे कि यार वो देखो कोई है, हमें दिख रहा है, कोई बाहर खड़ा है। इस घर का मजाक उड़ाने लगे। रात को तकरीबन 4 बजे मुझे एक दोस्त ने हाथ मार के इशारा किया कि उठ। मैं उठा और मैंने कहा कि क्या हुआ, तो इसने मुझे कहा कि कोई बाहर चल रहा है। हम कमरे में सो रहे थे, बाहर शहर में कोई चल रहा था। इस टाइम लाइट गई हुई थी और बिल्कुल सन्नाटा था और हमारे सर के ऊपर कमरे में एक रोशनदान था जिससे आसमान नजर आता था। तो जब इसने मुझे ये कहा कि बाहर कोई है और चल रहा है, तो जब मैंने गौर किया तो वाकई कोई बाहर चल रहा था। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। हमारे गेट के पास कोई आकर खड़ा हो जाता था। फिर इसने बोला कि देखो ऊपर रोशनदान से अभी अभी किसी ने हमें देखा है। तो जैसे ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई अभी पीछे हुआ है। तो मैंने वो चीज़ भी देखी और फिर मेरे दिल में खौफ आने लग गया कि क्या माजरा। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार अभी कोई हमारे दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो गया। इसने बात बोली और मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा हल्का हल्का खुद ही खुल रहा था। भाई जैसे ही वो दरवाज़ा खुला है, मैं फ़ौरन से जंप लगा कर खड़ा हुआ। तो मैं चिल्लाया, उठो सारे। तो मेरे दोनों दोस्त भी उठ गए। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी चप्पलें पहनो और निकलो यहाँ से। इन्होंने कहा कि हुआ क्या है। मैंने कहा कि बस तुम लोग निकलो यहाँ से। हम तीनों दोस्त वहाँ से निकले। इतनी देर में फजर हो चुकी थी। दोबारा कभी भी अकेला मैं इस घर में सोने नहीं गया जब तक बाकी घर वाले भी वहाँ शिफ्ट नहीं हो गए। फिर घर वाले भी शिफ्ट हो गए लेकिन कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया। बस हल्के फुल्के से वाक़यात होते रहते थे। महसूस ना होने वाली चीज़ें होती थी, जैसे फ्रिज से चीज़ें गायब होना, खाने पीने की चीज़ें गायब होना, हड्डियाँ गायब हो जाना और इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन वो गुड़ियों से खेलती थी, तो मैंने गुड़िया को अपने कंप्यूटर के डेस्क पर रखा हुआ था। मैं कमरे में सो रहा था और मेरा मुंह कंप्यूटर के डेस्क की तरफ था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं उठा हूँ, मुझे इस गुड़िया से अजीब सा खौफ आ रहा था और इस गुड़िया का मुंह मेरी तरफ था। मैंने इसका मुंह घुमाकर इसको उल्टा करके रख दिया। 5 से 10 मिनट के बाद मेरी दोबारा आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि इस गुड़िया का मुंह दोबारा से मेरी तरफ है। जैसे मैंने इसको सेट करके रखा था वो इस पोजीशन में नहीं थी। इसका मुंह दोबारा से मेरी तरफ था और वो मेरी तरफ देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही है। ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई तो मैं छलांग मार कर बाहर गया कि यार ये क्या सीन है, और मैं जाकर अपनी अम्मी के साथ सो गया और इन्हें कहा कि मेरे साथ कमरे में ये सीन हो रहा है। हालांकि मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी थी और मेरे कमरे में एक छोटी सी आयतुल कुर्सी की पिक्चर भी लगी हुई है जिसे देखकर मुझे काफ़ी हौसला होता है। बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, तो इस तरह के मामला हमारे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर पे कोई नहीं होता था और मैं अकेला घर पे होता था, तो किचन से ऐसी आवाज़ आनी या फिर ऐसा लगना कि जैसे किसी ने साथ वाले रूम को धम करके बंद किया। इस तरह के काफ़ी मामलात हुए। खैर अभी तो हमें वो घर छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम 1-1.5 साल इस घर में रहे और फिर इस माली मकान ने वो घर सेल कर दिया। इसकी वजह से हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अदनान भाई एक और बात बताता चलो कि जब हम लोग इस घर में रहते थे तो मेरी आदत थी कि मैं रात को लेट नाइट घर आता था, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। अभी भी मेरी यही आदत है। मैं घर आ रहा होता था बाइक पर या पैदल, तो अक्सर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुझे इस सामने वाले घर से डर लगता था, जबकि लोगों को इस घर से खौफ आता था जिसमें हम लोग रहते थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? मैं काफ़ी टाइम से आपकी स्टोरी सुन रही हूँ। आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी शादी हुई थी।
हमारी लव मैरिज है। शादी के बाद इन लॉज के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो पाई थी, तो हम लोग अलग रेंट के घर में शिफ्ट हो गए थे। तब मैं उम्मीद से थी। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी चले जाते हैं 6-7 बजे, तो मैं उनको नाश्ता करवा कर दोबारा रेस्ट करने के लिए लेट जाती थी। क्योंकि मैं तो अकेली थी घर में, तो मैं बहुत मुश्किल से अपने काम कर पाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, सुबह के 7 बजे मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाया और वो ड्यूटी पे चले गए और मैं लेट गई रूम में। मैं सिर्फ लेटी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। मैं करवट लेकर थोड़ा सा उल्टी लेटी हुई थी। मैं नींद में नहीं थी, मैंने सिर्फ आंखें बंद की हुई थी कि मुझे नींद आ जाए। तो मैंने अपने पूरे होशो हवास में देखा कि कोई शख्स है बहुत लंबा चौड़ा और वो शलवार कुर्ता पहने हुए है। वो मेरी कमर पे हाथ रख के कुछ पढ़कर कुछ फूंक रहा है मेरी तरफ, और मुझे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। उसके इस अमल से मुझे फील हो रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। उसका हाथ काफ़ी बड़ा था जो उसने मेरी कमर पे रखा हुआ था। मैं उठना चाह रही थी मगर उठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टनों वजन किसी ने मेरे ऊपर रख दिया है। और जब उसकी फूंकें मुझे अपने कान के पास महसूस हुई तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या क्या पढ़ रही थी, कौन कौन सी आयत पढ़ रही थी। जब मैंने हिम्मत करके सूरह इखलास पढ़ी और मैं उठी तो मैं पसीना पसीना थी। फिर मैंने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी, मैंने गेट भी खोल दिया, विंडो भी खोल दी। और उस टाइम घबराहट का आलम ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ख्वाब नहीं था क्योंकि मैंने उसे पूरे होशो हवास में महसूस किया था। मेरी पीठ उससे फिरी हुई थी मगर मुझे वो पूरा फील हो रहा था। उसके बाद मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ उसकी सांस नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब कोई लड़की उम्मीद से होती है उसे बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं कि लाइक फ्रूट फूल इस तरह की चीज़ें दिखती हैं ख्वाब में। लेकिन मैं जितना टाइम उम्मीद से रही, मेरी फैमिली का, मेरे मोहल्ले का कोई ऐसा मुर्दा नहीं था जिसको मैंने ख्वाब में नहीं देखा। मुझे ख्वाब में वो शख्स नजर आया जिसको मैं जानती भी नहीं होंगी शायद, और सब मुझसे कुछ मांगते हुए दिखे। हालांकि कहा जाता है कि मुर्दे का मांगना अच्छा नहीं होता। जब मैंने ये बात अम्मी से शेयर की तो उनकी जुबान से यही अल्फाज निकले कि अल्लाह खैर करे, और मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा था क्योंकि चीज़ें अपोजिट हो रही थी। खैर फिर वो टाइम आया जब मेरी डिलीवरी हुई और मेरे बेटे को पैदा होते साथ ही सांस नहीं आ रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसके बाद फ़ौरन डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और कहा कि आपके बच्चे को सांस नहीं आ रही है। मेरे बच्चे को कोई पैदाइशी मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल और हेल्दी बेबी था मेरा। मेरे हस्बैंड फ़ौरन उसे दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर भी डॉक्टर को समझ नहीं आया तो वो उसे दूसरे सिटी ले गए। फिर वहाँ उसका काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर ने अपने दिल से तसल्ली के लिए उसे वेंटिलेटर पे भी रखा और हमने बहुत दुआएं भी की। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। खैर जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो खैर बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जिस भी शख्स से आपको पॉजिटिव वाइब ना आए अपने ऊपर पढ़कर फूंकें और फिर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। न जाने वो क्या मखलूक थी और शायद वही असर था जिसकी वजह से मेरा बच्चा काफ़ी टाइम सर्वाइव किया। तो ये मेरा एक वाक़या था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ।